हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जब समायोजन की राशि उपलब्ध लाभ से अधिक हो। जब समायोजनों की राशि जो है मीन्स हमारे पास प्रॉफिट कम है, हमारे पास लाभ जो है वो कम है और जो हमारे पास समायोजन है वो ज़्यादा है। मीन्स हमारे जो प्रॉफिट हैं वो कम बच रहे हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास पूंजी पर ब्याज देना है हमें या साझेदार को वेतन देना है, इसके लिए नियोजन के लिए लाभों से अधिक हो तो लाभों का समायोजन अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, लाइक हमारे पास जैसे प्रॉफिट तो हमारे पास 100 है, प्रॉफिट तो सिर्फ हमारे पास 100 है, बट हमने 50 का तो उनको क्या देना है, सैलरी देनी है। और ऐसे ही हमने 60 की लगा लो, हमें 60 की 160 की लगा लो कि 160 की हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो हमारे पास पे तो कितना करना है हमें, 1/210 पे तो हमें 210 करना है, बट हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितने हैं, 100। तो हम कहाँ से पे करेंगे, प्रॉफिट में से ही पे करना होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमारे जो समायोजन हैं उनको अनुपात में विभाजित कर देते हैं। कैसे विभाजित कर देते हैं उनको, अनुपात में। देखते हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले ए और बी पार्टनर हैं, उनकी जो रेशो है वो कितनी है, 2:1। ए इज़ नॉन वर्किंग पार्टनर, मीन्स नॉन वर्किंग मीन्स वो काम नहीं करता, वो सिर्फ पैसा लगाया है उसने। हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 24 लाख एज हिज कैपिटल, उसने कितनी कैपिटल लगाई है, 24 लाख। और जो बी है वो हमारा वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम। तो जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितनी दी जा रही है, 10% पर एनम। बी देखो वर्किंग कैपिटल है और उसकी कोई कैपिटल नहीं दी हुई, उसने कितनी कैपिटल लगाई, इट मीन्स वो सिर्फ काम कर रहा है, उसने कोई पैसा नहीं लगाया फर्म में। ठीक है, उसके बाद बोला है हमें कि सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर अब कौन है, इसमें नाम नहीं दिया उसने, सिर्फ ऊपर बता दिया कि वर्किंग पार्टनर बी है और नीचे बोला कि हम सैलरी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वर्किंग पार्टनर को। इट मीन्स हम किसको दे रहे हैं सैलरी, बी को। The net profit of the year ended 31st March 2025 before providing the interest on capital and salary was 1,40,000। मीन्स हमारे 1,40,000 के क्या थे, प्रॉफिट थे। ना इसमें से सैलरी का काउंट की है हमने और ना ही कैपिटल का पे इंटरेस्ट दिया है हमने। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम इसमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कितना लिखना है, हमारे जो प्रॉफिट थे वो कितने थे, 1,40,000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितने हैं हमारे, 1,40,000। अब हमें क्या देखना है, देखो नीचे बता देती हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना था, 24 लाख थी उसकी कैपिटल। 10% हमें इंटरेस्ट देना है तो कितना आ गया, 24, 2,40,000 आ गया। अब सैलरी टू बी 15,000 पर मंथ थी, तो 12 से गुना करेंगे तो कितनी सैलरी आ गई उसकी, 1,80,000। मीन्स टोटल साल का जो खर्चा है, साल के जो समायोजन है वो कितने हैं, 4,20,000। अब हमारे साल की समायोजन तो है 4,20,000, बट हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितने हैं, 1,40,000। तो इन 1,40,000 में जो 4,20,000 है, हम उसको क्या करेंगे, 1,40,000 में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखो अब हमारे पास ए को तो हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, और बी को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी। तो ए का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2,40,000, और जो बी की सैलरी है वो कितनी है, 1,80,000। अब इसको क्या करेंगे, रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। इधर 2,40,000 रेशो का साइन लगाया, इधर 1,80,000। अब इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब कट देखो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको कट करके भी बता देती हूँ। देखो 40 से 40 कट जाएगी हमारी, क्लियर है। तो 6×3 = 18 और 6×4 = 24। तो 4 कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। कितना आया, 4:3। ए के हिस्से में कितना आएगा, 4, और बी के हिस्से में कितना आएगा, 3। यहाँ से रेशो कैलकुलेट होगी। रेशो तक आपको समझ आ गया कि रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितना ए को देना है ए को लिख लिया, और जितना बी को देना है वो बी का लिख लिया। मीन्स ए को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और बी को हमने क्या देनी थी, सैलरी। तो ऐसा नहीं है कि हमें ए और बी का ही लिखना है, जो जो देना है उसको हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पे 2 ही चीज़ें थी, तो 2 ही चीज़ों के लिए हम रेशो बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,40,000, सैलरी कितनी है, 1,80,000। तो इनको रेशो में कट करेंगे तो कितना आ गया, 4:3। तो यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया कि कितनी रेशो आई हमारी, 4:3। अब हमें क्या करना है, हमारे जो 1,40,000 जो ये प्रॉफिट हैं, इसको हम 4:3 में बांट देंगे। 4 किसके हिस्से में आना था, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो 4/7, 4/7 कैसे आया, 1,40,000। ए किस जो 4 था रेशो, वो किसके लिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो 4
4 और 3 कितना होता है 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू हमारा कितना 1,40,000। 1,40,000 में फोर्थ हिस्सा किसको दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और थर्ड हिस्सा जो है वो किसके लिए दिया सैलरी के लिए। तो ये कितना आ गया 60,000। 80,000 और 60,000 टोटल कितना हो गया 1,40,000। तो 1,40,000 में से कुछ पोर्शन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दे दिया और कुछ पोर्शन हमने किसके लिए दे दिया सैलरी के लिए दे दिया। तो 60,000 यहाँ आ गया, 80,000 यहाँ, 60,000 यहाँ, टोटल कितना हो गया 1,40,000। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम क्या करेंगे उसकी रेशो बना देंगे। जैसे अगर कुछ भी रेशो होती, मैं जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जब मैं आपको समझा रही थी तब बताया था, जैसे हमारे पास प्रॉफिट थे 100, हमारे पास सैलरी थी 50 और हमें जो इंटरेस्ट देना था वो कितना देना था 160 देना था। तो यहाँ पे इसकी भी रेशो बना लेंगे। यहाँ पे हमने रेशो का साइन बनाया बीच में, इसको कट किया और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे अगर वो सीधा कट नहीं हो रहा तो कितनी रेशो बन गई 5:16। अब इसको 100 को हम 5:16 में बांट देंगे। तो 5 किसके लिए है सैलरी के लिए, तो 5 गुना 100 और 5 के नीचे कितना आएगा 5 और 16 कितने होते हैं 21। ऐसे इस तरह से कट कर लेंगे, रेशो बना लेंगे। जो भी हमारे पास क्वेश्चन है जितना जितना अमाउंट हमें पे करना है उसको हम क्या कर लेंगे रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशो में कन्वर्ट करके हम उसकी पेमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा है आहरण पर ब्याज। कौन सा टॉपिक है हमारा आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है हमारा, कि जब हम कोई भी जो पार्टनर है वो फॉर्म से क्या करता है ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। हमारे पास कितने मेथड होते हैं 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है हमारा सिंपल मेथड और सेकंड मेथड का नाम है हमारा प्रोडक्ट मेथड। जो सिंपल मेथड है इसके लिए हमें आहरण को अलग अलग राशियों को आहरण की तिथि से लेखा तिथि तक की अवधि पर ब्याज अलग अलग लगाया जाता है। कैसे लगाते हैं हम अलग अलग ब्याज लगाया जाता है। आहरण की प्रत्येक राशि पर ब्याज की गणना हम क्या करेंगे अलग अलग से करेंगे। जितने भी उसने आहरण किए हैं आज किया है कल किया है सब पे हम क्या करेंगे अलग अलग से आहरण की राशि कैलकुलेट करेंगे कि कितना उसने आहरण किया, कितना उसके ऊपर ब्याज लगेगा, कितने महीने के लिए वो उसने यूज़ किया। जैसे हमारी आहरण की राशि है 1000 तो हमने 1000 लिख लिया इंटू आहरण की रेट जैसे 6% है तो 6/100 हो गया। अब महीने कितने महीने के लिए यूज़ किया, जैसे अगस्त में किया तो 8 महीने, अक्टूबर में किया तो 7 महीने। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे मंथ लिख लेंगे 8 और डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12। जैसे जैसे जब जब आहरण करेगा तो उसके लिए हमने क्या करेंगे इस यहाँ पे हमारे मंथ्स चेंज होते चले जाएंगे। उसके लिए जितने मंथ्स के लिए उसने यूज़ किया उतने मंथ्स के लिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका ना थ्योरी में पोर्शन में भी आता है। थ्योरी में आएगा आहरण से आप क्या समझते हैं और आहरण पर ब्याज लगाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। तो आपको दोनों विधियां लिखनी है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट विधि जो है वो कौन सी है हमारी सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं सिंपल हम आहरण पर आहरण की राशि लिखते हैं, ब्याज की दर लिखते हैं और उसके ऊपर महीने लिख देते हैं कि कितने महीने के लिए वो हमने यूज़ किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फिर जो नेक्स्ट मेथड आता है नेक्स्ट मेथड है हमारी कौन सी विधि है हमारी गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में हम क्या करते हैं आहरण की प्रत्येक राशि को सर्वप्रथम महीने से गुणा करके हम गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बताऊंगी मैं आपको। इसके बाद गुणनफलों को जोड़कर उन पर महीने का ब्याज लगाया जाता है। कितने महीने का सिर्फ 1 महीने का ब्याज लगाया जाता है। कितने महीने का देखो यहाँ पे हम गुणनफल की राशि लिख रहे हैं वहाँ पे हम आहरण की राशि लिख रहे थे। ब्याज की दर वाला सेम है, यहाँ पे हम महीने लिख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कितने महीने का ब्याज निकाल रहे हैं हम 1 महीने का ब्याज निकाल रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। देखो दोनों मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। हमें दिया हुआ है कि उसने कितना कितना आहरण किया। 1 मई को किया 20,000, जुलाई को किया उसने 10,000, सितंबर में 30,000, नवंबर में 40,000, जनवरी में 20,000, मार्च में उसने 25,000। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है रेट हमें 9%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और बाय प्रोडक्ट मेथड। हमें सिंपल मेथड से भी निकालना है और बाय प्रोडक्ट मेथड से भी निकालना है। सबसे पहले हम सिंपल मेथड से निकालते हैं। तो सिंपल मेथड से हम कैसे निकालते हैं इसको देखो। हमें ये क्वेश्चन में दी हुई है सारी डेट्स, ये अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एज इट इज़ लिख लेना है। तो सबसे पहले हमने लिखा मई 1 और अमाउंट कितना है 20,000। हमें इस ये वाले हमारे थर्ड जो कॉलम है उसमें क्या लिखना है पीरियड मंथ्स अप टू मार्च 31। मार्च 31 तक इसको देखेंगे हम कि कितने महीने हमने इसको यूज़ किया। तो मई से हमारा मार्च तक कितने महीने होते हैं 11 महीने। कैलकुलेट करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो सिर्फ इसमें अप्रैल यूज़ नहीं किया, अप्रैल के बाद मई तक पूरे महीने हो गए। तो हमारे कितने महीने यूज़ किया इसने इसको 11 महीने। फिर
अब देखो यहाँ पे जुलाई 31 है, जुलाई को छोड़ देंगे क्योंकि वो 31 है, तो जुलाई के बाद अगस्त से स्टार्ट करेंगे। तो अगस्त से मार्च तक कितने महीने होते हैं? 8 महीने। फिर सितंबर 30 है इसलिए सितंबर छोड़ देंगे, अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे तो कितने महीने होंगे? 6। नवंबर 30 है, नवंबर यूज़ हो चुका है हमारा, तो दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, कितने महीने होंगे? 4। जनवरी 1, तो जनवरी फरवरी और मार्च कितने हो गए? 3 महीने। अब मार्च 31 को हमारा साल खत्म हो जाता है, तो कितने महीने यूज़ किया हमने इसको? 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हमने क्या निकाले? हमारे मंथ्स कैलकुलेट किए कि हमने उनको कितने मंथ्स तक यूज़ किया। तो ये 11, 8, 6, 5, 4, 3 जितना भी आएगा हम उसको यहाँ पे मंथ्स लिख लेंगे कि ये जो अमाउंट है ये हमने कितने मंथ्स तक यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे मंथ्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? गुणनफल करना है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इनके ऊपर। किस विधि में? फर्स्ट मेथड में, जो हमारा कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम हर एक के लिए अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो कैसे करेंगे? देखो सेकंड वाला इजी है, सेकंड वाला बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी है इसकी। 10,000 है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी? 9%। 9/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया हमने? 8/12। क्लियर है यहाँ तक? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है यहाँ से, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 600। क्लियर है? यही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आया? 600। इसी तरह से हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। देखो एक दो और बता देती हूँ। जैसे 30,000 है हमारा, 30,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। क्लियर है? 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा, ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा। कैलकुलेशन आपने करके देख लेनी है। तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन, मैंने मेथड बता दिया आपको आपने करना कैसे है। इसी मेथड से जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारे इंटरेस्ट आपने अलग से निकालने हैं। ये सिंपल मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट इजी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम? सिंपल मेथड। अब बताती हूँ आपको प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा इजी मेथड होता है। ये वाला पोर्शन सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है। ये हमें डेट दी हुई है कि किस डेट को हमने आहरण किया, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है कि कितना कितना अमाउंट का हमने आहरण किया है। फिर हमारे पीरियड्स वैसे ही निकालने हैं, वो भी 11, 8, 6, 5, 4 जो भी आया था, 4, 3, 0 आया था, वही वाले लिख लिए हमने। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मीन्स गुना करनी है इनकी। 20 को 11 से गुना करेंगे तो 2,20,000, 10 को 8 से करेंगे तो 80,000, 30 को 60 से करेंगे 1,00,000। इनको इनके सामने वाले पीरियड से क्या करनी है? गुना करनी है हमें। 20 को 11 से, 10 को 8 से, 25 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या किया? प्रोडक्ट किया। अब प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे? टोटल। इन सब का हमने क्या करना है? टोटल। तो टोटल कितना आया? 7 लाख। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 मंथ के लिए निकालते थे हम, वहाँ पे हम मंथ्स के लिए अलग से निकालते थे, बट यहाँ पे हम एक ही महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका गुणनफल कितना आया? 7 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9%। और 1 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5250। क्लियर है? कैलकुलेट कर लोगे, बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, इसी तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारी क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ये उन्होंने आहरण किए हैं 1 अप्रैल, 30, 31, 1, 31, 31। जहाँ पे हमारी 31 आ गया, इट मीन्स हमें वो मंथ छोड़ देना है। जैसे अप्रैल 1 है, अब अप्रैल 1 इट मीन्स वो 12 के 12 महीने यूज़ हुआ है, तो इस तरह से करेंगे। अब हमें करना है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम एंड द पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एंड। हमें क्या करना है? फॉर द सेम हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। अब किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेथड हमें सुटेबल लगता है, कोई भी मेथड। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से किया है। वही होगा हमारा 1 मई को कितना आया? 6,000, 30 को हमारा 8,000, 4,000, कितने कितने महीने यूज़ हुआ, इसका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट का टोटल किया। तो प्रोडक्ट का टोटल हमारा आया 1,12,000। 1,12,000 आ गया।
क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है 15%, और 1 महीने के लिए 1/12 कर लो, या 12 इन्होंने इसके नीचे लिख लिया, तो कितना आ गया 1400। तो हमारा ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग आया वो कितना आया 1400। इसी तरह से बी का कैलकुलेट करेंगे, वही हमने मंथ्स निकाले, मंथ्स को गुना किया, टोटल किया, टोटल कितना आया 1,26,000। फिर वही हमारे 1 मंथ के लिए 15% की रेट से कितना आ गया 1575। अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि किस मेथड से कैलकुलेट करना है तो उस मेथड से निकालेंगे, अगर वो मेथड नहीं दिया हुआ तो हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट 1400 और 1500, टोटल इंटरेस्ट जो है उनका कितना हो गया 2975। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारा 2975 एंड टू इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्रीज आपने लर्न कर लो, या फिर इसको समझ के करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसी के बेस पे ये वाली एंट्री हो जाती थी कि यहाँ पे हमें जो एंट्री होती है ना ये वाली कट हो जाती है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट किया, तो वो कट हो जाती है। तो ए और बी का हमारा जो अकाउंट है वो कितना 1400 और 1500 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे समझ आ जाता जाएगा। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर जो हमारा पार्टनर है वो मंथली ड्राइंग कर रहा है। कुछ पार्टनर्स होते हैं वो मंथली विड्रॉ करते रहते हैं, मंथली जैसे हर महीने उसने विड्रॉ करना है, बट मंथली जो ड्रॉ करने की उसकी जो हैबिट है वो चेंज होती है। तो इसमें 2-3 केस आते हैं, हमारे अलग अलग केसेस हैं, हमारे सिलेबस में 6 ही केस हैं, तो वो 6 ही केस करने हैं हमें। तो फर्स्ट है प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को आहरण। प्रत्येक महीने की किस तिथि को आहरण कर रहे हैं हम, प्रथम तिथि को आहरण कर रहे हैं। तो जब हमारा पार्टनर क्या करता है प्रत्येक महीने की, जैसे उसने हमारा साल कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो उसने 1 अप्रैल को किया, फिर 1 मई को किया, फिर जून में किया, फिर जुलाई में किया, फिर अगस्त में कर रहा है। बट वो कर कब रहा है, प्रथम तिथि को। किस तिथि को कर रहा है वो, प्रथम तिथि को कर रहा है। तो इसमें जब कोई साझेदार प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को रुपया निकालता है, उस वर्ष की समाप्ति तक शेष महीने में उस रकम को गुणा किया जाता है। जैसे वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2050 को समाप्त हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, उतने ही महीनों से उसको गुना करते जाएंगे। जैसे जब उसने 1 अप्रैल को निकाला तो कितने महीने से, 12 से, 1 मई से 11 से हो गया, 1 जून से 10, इस तरह से हम निकालते जाएंगे और अन्य महीने को भी इसी तरह से गुणा करते जाएंगे, तो वो गुणनफल विधि से वैसे ही आंसर निकल जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास इसका एक वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक ऑप्शन होता है हमारे पास, एक अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, सीधे ही उसके ऊपर 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। और ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले आहरण के बाद बचा हुआ समय। पहला आहरण अब उसने कब करा होगा, 1 अप्रैल को करा होगा, है ना। 1 अप्रैल को करा हुआ, तो कितना टाइम यूज़ किया हमने इसको, 12 महीने, ठीक है। फिर प्लस करेंगे हम टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहला फर्स्ट ड्राइंग के बाद उस कितना समय बचा, तो 12 महीने। फिर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, तो 1 मंथ। अब उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च को करी होगी ना। हमारा साल कब खत्म होता है, 31 मार्च को, तो 1 मार्च को करी होगी। 1 मार्च से कितने महीने यूज़ किया हमने, 1 महीने। तो 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने आ गए, 6.5 महीने हो गए। कितने महीने हो गए ये, 6.5 महीने। तो उसने कितने महीने के लिए उसको यूज़ किया, 6.5 महीने के लिए उसने उसको यूज़ किया। क्लियर है। सभी में यही फॉर्मूला लगता है। बाकी अपने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। याद भी हो गया होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहले आहरण के बाद समय और प्लस अंतिम आहरण के बाद समय डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है, 6.5 महीने का। तो ये आपने याद रखना है कि उसके ऊपर औसत रूप से हम कितना आहरण लगा देते हैं, 6.5 महीने का। आहरण की सभी राशियां समान हो और आहरण के मध्य टाइम गैप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि वो हर महीने की प्रथम तिथि को आहरण कर रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा होगा, तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, 6.5 महीने का। नहीं तो हम गुणनफल विधि से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। गुणनफल विधि से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बट अगर हम इस तरह से करते हैं तो ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। अब सेकंड केस में आता है प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को। पहले तो वो 1 अप्रैल को कर रहा था, अब वो 30 अप्रैल को कर रहा है, फिर 31 अप्रैल को कर रहा है, फिर 30 जून को कर रहा है,
ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब 30 अप्रैल को करा तो अप्रैल तो चला गया, अब कितने महीने बचे? 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1 और लास्ट में कितने बचेंगे? 0। तो इस तरह से आता है। बट यहाँ पे भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हम एवरेज रूप से कितने रुपए, कितने महीने का ब्याज लगा देंगे? 5.5 का। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के बाद कितना समय बचा होगा? 11 महीने। तो 11 महीने आ गया। लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 मार्च को। तो कितना समय बचा है? 0। तो 0। तो 11/2 कितना आ जाएगा? 5.5। 11 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास तीसरा केस आता है कि अगर वो महीने की किसी भी तिथि को हर महीने कर रहा है, बट महीने की तिथि डिसाइडेड नहीं है कि वो पहले कर रहा है, लास्ट में कर रहा है, बीच में कर रहा है, 15 को कर रहा है, 10 को कर रहा है, कब कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि वो महीने की किसी भी तिथि को आहरण कर रहा है। अगर वो महीने की किसी भी तिथि को आहरण कर रहा है तो कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ का। याद हो गया? अब थोड़ा सा याद करवा देती हूँ कि अगर वो क्या कब कर रहा है? महीने की प्रथम तिथि को। कब कर रहा है? महीने की प्रथम तिथि को। तो 6.5 या 6.5 महीने का। अगर वो अंतिम कर रहा है तो अंतिम में कितने का? 5.5। अगर वो कभी भी कर रहा है, मध्य में कर रहा है, तो कितने का लगेगा? 6 मंथ का। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। और फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार कैसे करना है हमें। ABC आर पार्टनर्स हैं। ए जो है ड्रॉ 10,000 फॉर द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब कर रहा है? बिगनिंग, प्रथम तिथि को कर रहा है। फिर बी जो है वो 10,000 की ड्राइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वो एंड में कर रहे हैं। सी है 10,000 इन द मिडल, बिगनिंग एंड मिडल। कब कब कर रहे हैं वो? एक कर रहा है बिगनिंग में, एक कर रहा है एंड में और एक कर रहा है मिडल में। अमाउंट तीनों के देखो सेम है। इंटरेस्ट ऑफ रेट कितनी है हमारी? 6% पर एनम। तो हमें कैलकुलेट करना है। अब याद करो, अगर बिगिनिंग में कितना था? 6.5, एंड में कितना था? 5.5 और मिडल में कितना था? 6। तो ऐसे ही हमें लगाना है। तो यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट है हमारा, अगर हम इसको वैसे करें, देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 12 + 1 कितना आ गया? 6.5 महीने का। अब हाँ, उसने हर महीने कितना किया था? 10,000। कितना किया उसने? 10,000। कितने महीने तक किया? 12 महीने तक। तो 10,000 को 12 से गुना करेंगे तो टोटल उसने ड्राइंग कितनी की है? 1,20,000। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। कितने महीने का लगेगा? 6.5। 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3900। कितना आ जाएगा? 3900। अब यहाँ पे देखो, उसने भी कितने में 10,000 की ड्राइंग की है, कितने महीने तक? 12 महीने तक। तो कितना आ गया? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6%। 5.5 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आ जाएगा? 3,300। अब थर्ड जो पार्टनर है, थर्ड पार्टनर ने भी वही 10,000 किए हैं, बट 1,20,000 आ गया, 6% आ गया, बट वो मध्य में कर रहा है तो कितने? 6 मंथ का। तो इसका कितना आ गया? 36। क्लियर है बेटा? इस तरह से आपको करना है। आप एक बार ये वाली कैलकुलेशन करो, नेक्स्ट पार्ट में मैं तिमाही वाला करवाऊंगी। ठीक है? वैसे तो आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आपको नेक्स्ट पार्ट भी समझ आ जाएगा अच्छे से। आप एक बार इसका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करके देखना। जब इसका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? तो अब यहाँ तक करके देखो एक बार। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका तिमाही वाला पोर्शन कराऊंगी। तिमाही में भी वही हमें रेट्स याद रखनी है बस इसकी। तो तिमाही वाला पोर्शन करेंगे। यही तक हमारे सिलेबस में है। ठीक है? तिमाही तक ही है। वैसे तो हमारा आगे भी बहुत सारे होते हैं, बट हमें यहीं तक करना